हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशा एंड आज मैंने आपको बताया था कि मैं 8th क्लास की हिस्ट्री शुरू करने वाली हूँ। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लेसन। चैप्टर 1 जो 8th क्लास की बुक है उसे मैं बड़ी ही इजी तरीके से, बड़ी ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप एक कहानी की तरह, स्टोरी की तरह समझ सकें और पेपर में क्वेश्चन आए तो आप बना बना के लिख सकें अपने शब्दों में। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1 का जो नाम है वो क्या है? कैसे, कब और कहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो ये 8th क्लास की बुक है, अंग्रेजों के टाइम का। इसमें बताया गया है कि तारीखें महत्वपूर्ण क्यों होती हैं, मतलब डेट्स। पहले जो पुरानी टाइम्स की जो बुक होती थी इतिहास की, उसमें क्या होता था कि डेट्स को इम्पोर्टेंट मानते थे कि तिथि याद करनी है, इतिहास पढ़ना है तो हमें तिथियां पता होनी चाहिए, कौन सा राजा कब बना था और कौन सा राजे के बाद कौन सा राजा गद्दी पर बैठा था, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। सन को मतलब तिथियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी और पेपर में ही वो याद करनी पड़ती थी, जो हमें बहुत ही बोरिंग लगता था और हमें समझ भी नहीं आता था कि हम कैसे याद करें। तो हम बुक के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि इस लेसन में क्या क्या बताया गया है कि इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी होता है और हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। आज के टाइम में हम जो भी काम करते हैं हम सोचते हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हम आज करते हैं वो इतिहास से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इतिहास में हम कुछ कर चुके हैं, मतलब अतीत में हमारे जो अतीत, तो जो हमारा पास्ट है उसमें हम कुछ कर सकते हैं, तो ही तो हम आगे कुछ कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको शुरू करते हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। इतिहासकार मतलब वो हिस्ट्री जो पढ़ाते हैं, हिस्ट्री इतिहासकार जो होते हैं वो क्या करते हैं, तारीखें ही बोलते हैं कि तारीख याद करनी, तारीख याद करनी, पर तारीखें को इम्पोर्टेंट माना जाता है। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ। तो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ उसको कि ताजपोशी कब हुई, कौन सा युद्ध कब हुआ। ये हिस्ट्री को हम पता लगाने के लिए ये हमें इम्पोर्टेंट समझते थे, पर ऐसा कुछ नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें तिथियां ही इम्पोर्टेंट याद होनी चाहिए तो ही हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे दिमाग में भ्रम हो गया है। इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती रहती है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अरे हिस्ट्री पढ़नी है तो क्या होगा, डेट्स याद करनी होंगी, राजा राजाओं के बारे में पता करना होगा, कौन सा राजा कब बना। ऐसे ही हमारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है, यानी कि तारीख याद होगी तो ही इतिहास आपको पता होगा। पर्याय का मतलब इसका अपोजिट। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, मतलब बहुत बोरिंग है, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? कौन सी धारणा? इतिहास तो बहुत उबाऊ है, तारीखें रखते चले जाओ। हमारे दिमाग में यही बातें चलती है ना इतिहास के बारे में, कि बहुत उबाऊ है और तारीखें रखते जाओ इसमें। तो इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी। ये नहीं है कि तारीख ही सब इम्पोर्टेंट होती है, इसका मतलब यह है कि अतीत में चीजें कैसी हुई और अब जो वर्तमान में जो हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी चीजें करते हैं तो उसमें चेंजेस क्या क्या है, बदलाव। इतिहास का मतलब है बदलाव लाना। इतिहास नहीं पता होगा तो हम बदलाव कैसे लाएंगे। जो हमने हड़प्पा पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता जो हम सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि उस टाइम के लोग क्या करते थे तो उसने कुछ विकास किया, कुछ डेवलपमेंट किया, तभी तो आगे कुछ अच्छा बना पाए ना। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उसमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, मतलब वर्तमान देखते तो हम अतीत के बारे में सोचते हैं कि ऐसा पिछले टाइम में तो ऐसा था और अब ऐसा हो गया है। कहते हैं ना कि आज तो फोन, स्मार्टफोन आ गए हैं, पर उससे 10 साल पहले, 5 साल पहले जाओ अब तो आप क्या कहोगे कि स्मार्टफोन के बारे में तो किसको पता ही नहीं था, बटन के फोन का सबको पता होता था। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल उठाते हैं। वही पीछे का टाइम देखते हैं, आगे का टाइम के बारे में सोचते हैं कि ये पीछे ऐसे था, पहले टाइम पे ऐसा था। हम चीजों को स्वाभाविक मानते चलते चलने में
हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? हम रोजमर्रा की जिंदगी कोई भी काम करते हैं तो हम ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते कि पास्ट में तो ऐसा था, क्योंकि हम बस करने से मतलब रखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। हम ये नहीं सोचते कि पास्ट में ऐसा था तो ऐसे बदलाव के कारण हो गए। पर हम नॉर्मली सोचते हैं, जिसको हिस्ट्री की नॉलेज होगी वही तो समझेगा इस बात को, जिसको नॉलेज नहीं होकर कहेगा ऐसे ही तो होता था, ऐसे ही तो होते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। हम चीजों को स्वाभाविक मानते चलते हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा होगा, पर ऐसा तो नहीं होता। इतिहास में जो चीज होती है उसमें चेंजेस होते हैं, बदलाव आते हैं, तो ही तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। हमें पता नहीं होता, उत्सुक तक हम कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये ड्रेस कहाँ से ली, जैसे हमने कोई ड्रेस पहनी है, लड़कियां होती हैं, कहाँ से ली, तो उसमें हम बोलते हैं ऐसी वाली फ्रिल वाली ये बनाते हैं, या फ्रॉक वाला बनाते हैं, सूट बनाते हैं। तो उसका कारण क्या है? पहले ऐसा था ना, हमें दिमाग में हमारे है ना, इतिहास में ऐसा था, ऐसा तभी तो हम बोल पाते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। मतलब उदाहरण के लिए ऐसा हम ले सकते हैं कि एक एग्जाम्पल बताया गया है कि किसी सड़क पर आप चाय का घुट पीते हुए लोगों को देख सकते हैं कि चाय तो लोग पहले से किस टाइम से पीते होंगे पता नहीं, चलन कब से शुरू हुआ होगा, स्टार्टिंग कब से हुई होगी चाय पीने की। सेकंड एग्जांपल ऐसी है, रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर आप झाँकते हो तो आपके जहन में, आपके मन में सवाल उठते होंगे कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन ये बन सकता है, चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। ये ऐतिहासिक सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। रेल से झाँकते हो आपके दिमाग में आ सकते हैं, रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। ये नॉर्मली क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे, तो ये भी आता है हमारे दिमाग में कि ये चीज नहीं थी तो फिर क्या होता होगा, है ना। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि किस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, है ना। आज अखबार आने, अगर अखबार नहीं होते तो लोगों तक न्यूज कैसे पहुंचती थी, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। अब ये जो आपने जो ये देखा था ना, ये जो पिक्चर बनी हुई है चित्र एक में, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण। चित्र 1782। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। कि पहले कहते थे ना कि अंग्रेजों का शासन हुआ, तो अंग्रेज पहले पूरे भारत को देख लेते थे कि इस भारत में कौन सी चीज कहाँ पे है, क्या क्या राज्य कौन कौन से हैं, तो तभी तो वो इस देश को अपना आधिपत्य स्थापित कर पाते थे ना। तो जेम्स रेनल को भारत का नक्शा बनाने के लिए भेजा था। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। मतलब भारत पे उन्हें आधिपत्य स्थापित करना था, अपना साम्राज्य स्थापित करना, उसके लिए उसको मैप की जानकारी होनी तो जरूरी थी ना, कि कौन सी चीज कहाँ है, तो ऐसे कैसे वो कर लेंगे, अपना अधिकार स्थापित कर सकते थे। तो इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ये जो मैंने बताया, चाय पीते हुए याद आता है, चाय कब से शुरू हुई होगी पीना, रेलगाड़ी का निर्माण कब हुआ होगा, रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा, तो ये ऐतिहासिक सवाल वाले दिमाग में उठते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता है। साल और महीने में ही हम समय को नहीं देखते हैं। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, क्योंकि चाय का पूरा होगा, रेलवे का निर्माण, तो तारीख तो होती नहीं है, नॉर्मल बात है ये तो ये तो नहीं है हर चीज के लिए आपको डेट्स याद हो या डेट शीट लागू की गई हो, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा। अभी अचानक से कोई काम करना शुरू कर दो, उसके बाद आपको पहले तो अच्छा ना लगे, बाद में अच्छा लगने लग जाए। जैसे मोमोज ही खाना होता है तो उसमें अच्छा नहीं लगता, कैसे बकबका सा टेस्ट है, बाद में आपके जीभ पे वो टेस्ट चढ़ जाता है, फिर आपको अच्छा भी लगने लग जाता है वो। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती।
इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि बता नहीं सकते कि ब्रिटिशों ने कब शासन किया था भारत पे, की तो कोई निश्चित तिथि नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी उस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था समाज में किस दिन बदलाव है, यह बताना भी संभव नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई तिथि बता नहीं सकते, राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था समाज में किस दिन बदलाव आए, ये भी बताना मुश्किल है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटित होती हैं, इसलिए कोई इसके लिए प्रॉपर डेट नहीं होती निश्चित। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, जैसे 100 के दशक में बताते हैं ना, 17वीं सदी 18वीं सदी, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। जब लगेगा ना चेंजेस हुए हैं, तब हम बता सकते हैं इस सदी में हुए होंगे, ऐसे करके बताते हैं, कोई डेट नहीं होती। तो लिप्टन टी के बारे में बताया था इस पिक्चर में, फेमस ऑल ओवर दी वर्ल्ड कॉफी एंड प्रोविजंस। आगे चलते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, ये बात भी आती है दिमाग में। तो लोग तारीखों के बारे में क्यों बोलते हैं, जब बहुत टाइम बाद चेंजेस आते हैं फिर पता चलता है कि हम अंदाजा लगाते हैं कि इस दशक में ये हुआ होगा, मतलब ये चीज में बदलाव आए होंगे। इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था, क्यों कहते हैं वैसे, एक समय था कि जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे इतिहास के बारे में, हम जानकारी स्थापित करते थे तो ये क्वेश्चन आते थे कि ताज कब पहनाया गया, राजा कब गद्दी पर बैठा, उसका विवाह कब हुआ, उसके बाद से बच्चा कब हुआ, कौन से साल में कौन सी लड़ाई लड़ी गई, वह कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, उसके मरने के बाद। इस तरह की घटनाओं की निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, यानी कि 6 और 7 की बुक में आपने देखा है, जब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं, यानी कि ये नहीं है कि डेट्स वगैरह की पता करें, और भी चीज़ों के बारे में लिखने लगे हैं, वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की तो इम्पोर्टेंस ना हमारे जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में, तो ये पता लगाने की वो कोशिश करते थे। शहर इतिहासकार, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। ये जो पिक्चर्स में दिया गया, विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। मतलब पुराने जो विज्ञापन होते थे ना, अखबार होते, उससे पता चलता है कि हमें बाजार किस तरह तैयार किए, हमने नए बाजार कैसे बनाए, पुराने बाजारों को देखते और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस तरह की ओर संकेत करता है, इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर में के शाही लोग यही चाय पीते थे। मतलब ये जो विज्ञापन मिला है ना लिप्टन टी का, इससे पता लगता है 1922 में लोग जो शाही लोग होते थे, बड़े बड़े चाय पीते थे, अच्छी अच्छी मशहूर चाय, तो वो इस चाय को पीते थे। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि आगे अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। यानी कि पीछे क्या दिख रहा है, एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, और जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। राजकुमार आर्थर कौन सी तारीखें, अभी याद है कौन सी तारीखें। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, यानी कुछ तारीखों को इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं हम जो तारीखें चुनते हैं, जिस तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की
कहानी बुनते हैं कि 19वीं सदी में ये हुआ होगा, 18वीं सदी में ये हुआ होगा, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंस होती है वो डेट्स, क्योंकि हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज के साथ जोड़ देते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यानी कि ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने जो इतिहास लिखे अपने अपने काल में, गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। उसमें क्या है? गवर्नर जनरल का शासनकाल। तो यानी कि ये इतिहास, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल यानी कि और भी गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं। यानी ये जो दो मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और आखिरी वाला। और जो आगे और भी जो गवर्नर जनरल थे वो कौन से थे? हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। मतलब गवर्नर जनरल की बात ही चलती रहती थी इस काल में, ब्रिटिश काल में। और वायसराय तो मैंने बताया फर्स्ट, सेकंड और लास्ट हो गया, आपको याद रखना है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि बोरिंग हॉस्टन, ये गवर्नर जनरल और वायसराय थे, ये अपने जीवन काल में सब चीजों पर ध्यान देते थे, तो भारतीय समाज की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता क्या? गवर्नर जनरल भारतीय समाज की विभिन्न गतिविधियों पर, समूहों पर, वर्गों पर ध्यान नहीं दे सकते थे क्या? जब हम इतिहास का कोई कहानी लिखते हैं, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम सिंपल तरीके से समझ सके, समझा सकें, ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, मतलब जुड़ाव रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती। यानी कि जो ब्रिटिश के काल में गवर्नर जनरल के बारे में ही इम्पोर्टेंस होता था, भारतीय गतिविधियां इम्पोर्टेंट नहीं होती थी, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश काल में भारतीयों के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए भारतीयों को अलग से अपना जो जगह बनानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, क्योंकि भारत की बात तो उसमें है नहीं। हमारे लिए उसी तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी, यानी कि भारत के लिए। हम तिथियां कैसे तय करते हैं? हम तिथियां कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री 1817 में ये इम्पोर्टेंट है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी, जिसे बोलते थे ब्रिटिश भारत का इतिहास। किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने।
इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांट दिया था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है कि 3 खंडों में बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में? चलिए बताती हूँ आपको। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, ताकि सिंपल तरीके से समझ आ सके। इसकी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। खासियत क्या थी उस टाइम की, केंद्रीय तत्व क्या थे, किन किन चीजों को प्रयोग में लाया जाता था। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं कि अतीत में हमारे विचार कैसे थे और अब कैसे हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता है, जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। मिल को क्या लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। एशियाई समाज, एशिया में हमारे देश आता है ना भारत, तो मिल से पीछे थे, ये लगता था भारत उसको। मिल को लगता था कि सारे जो एशियाई समाज है, एशिया में भारत भी आता है, वो यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। इतिहास की उनकी समझदारी क्या थी, जेम्स मिल की, कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही तानाशाही चलती थी। उनकी ये वो थी धारणा थी मिल की, कि भारत में ये हिंदू मुसलमान की तानाशाही चलती थी। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों, अंधविश्वासों का बोलबाला। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा रहा था। मिल को लगता था कि जो ब्रिटिश शासन है भारत को सभ्यता की राह पर ले जा रहा है, विकास की राह पर ले जा रहा है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उन्हें अंग्रेजी आती थी और बहुत सारी टेक्नोलॉजी पता थी, तो मिल को लगता था कि भारत का इसमें भला होगा। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के लिए हिंदुस्तान प्रगति कर सकता है। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, यानी कि अंग्रेज हेल्प करेंगे भारत की तो भारत प्रगति कर सकता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। यानी इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, मिल ये समझते थे। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या ये चीज सही है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है? पर ये गलत लगता है हमको। तो क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? लोगों की, कहते हैं ना, जनता की हम लोग वोट देते हैं तो जनता के मत से ही तो किसी व्यक्ति को जिताते हैं ना, कि सबका विचार कैसे हैं, उस तरीके से उस इंसान को जिताते हैं जो लोगों के विचार पर खरा उतर पाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, कोई भी एक राजा है, उसी का आधिपत्य होता था, वो अपने हिसाब से चलाते थे। तो ये चीज सही नहीं है। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। सब शासकों धर्म अलग अलग होता था, तो सब धर्मों को साथ लेके चलना चाहिए ना। ये तो नहीं है हिंदू मुसलमान ही होंगे और उनमें उनको मतलब एक दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन
मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। पर अंग्रेजों ने तो हिंदू मुसलमान के तौर पे बांट दिया था। पर जो भारतीय इतिहासकार वो किस तौर पे बांटते हैं भारतीय इतिहास को? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल, हम आजकल पढ़ते हैं अपनी बुकों में। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है, पश्चिमी देश से आई है, पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को क्या कहते हैं? वर्ग, विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। यानी कि पश्चिमी देश है उसमें आधुनिक काल को क्या कहते हैं? विज्ञान का काल, तर्क का काल, मतलब रीजनिंग, लोकतांत्रिक, ठीक है, मतलब वही डेमोक्रेटिक देश होता है, मुक्ति वाला देश, समानता, सबको इक्वालिटी हो, जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। ये अंडरलाइन कर लेती हूँ इसको। मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। कौन सी? डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, स्वतंत्र, समानता, ये चीज नहीं थी उनके लिए। बस जो उन्होंने कह दिया वो मानना होता था, राजा ने जो ऑर्डर कर दिया। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? नहीं, वो तो गलत है। आधुनिक काल का मतलब है अपने अनुसार वही वाली बातें जो लोकतांत्रिक देश। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। यहाँ पे औपनिवेशिक युग का मतलब होता है मतलब राजा का अधिकार होना, यानी कि अधिकार मतलब उसके अधिकारों को मान, राजा जो कहेगा उसी को ऑर्डर पे चलना, औपनिवेशिक युग कहते हैं उसको। चलिए आज का टॉपिक ही खत्म करते हैं। आगे जो बचा हुआ चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो और ऐसी वीडियो आपको 8th क्लास की बुक, मतलब 8th क्लास का आपको लेसन समझ आया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को, इस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट करें और लाइक शेयर भी करें। थैंक यू।